7 दिसंबर 2023 को जापान के हाकोडेट बीच पर 1200 टन से भी ज्यादा मरी हुई मछलियां बहकर आ गई। ये मरी हुई मछलियां बीच पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई थी। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि ये हजारों मुर्दा मछलियां बीच पर आ गई। इन मछलियों के साथ जापान ने क्या किया? क्यों चाइना ने जापान के सी फूड को इम्पोर्ट करने पर बैन लगा दिया? और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया ने जापान पर क्यों उंगलियां उठा ली, आए देखते हैं। जापान के इस इंसिडेंट में जो मछलियां मरी थी वो दो टाइप की थी। पहली थी सार्डिन। ये सिल्वर कलर की छोटी सी मछली होती है जिसकी लेंथ 6 से 10 इंचेस तक होती है। ये बहुत ही फुर्तीली मछली होती है और समंदर में ये मोस्टली ग्रुप के फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं। दूसरी मछली थी मैकेरल। इस मछली का कलर भी सिल्वर होता है और ये भी बहुत फुर्तीली होती है। मैकेरल मछली माइग्रेट बहुत ज्यादा करती है और मोस्टली ये ग्रुप की फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं। जब ये मरी हुई मछलियां जापान के बीच पर बहकर आई थी तो वहां पर मौजूद लोकल फिशरमैन ने बोला कि 25 साल से मैं यहाँ पर फिशिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा। ये मछलियों का इतनी बड़ी तादाद में मरना कोई नया इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इससे कुछ महीने पहले सितंबर 2023 में टेक्सास के गलवेस्टन बीचेस में भी ये सेम सीन देखने को मिला था। हजारों मरी हुई मछलियां बीच पर आ गई थी। और 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया में भी ये सेम इंसिडेंट देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के डर्लिंग रिवर में हजारों मछलियां मरकर ऊपर आ गई थी, लेकिन जो डर्लिंग रिवर में मछलियां मरी थी वो थी बोनी हेरिंग, मैरीकॉर्ड, गोल्डन पर्च, सिल्वर पर्च और कार्प। इसके अलावा भी बहुत जगहों पर इस तरह का सेम इंसिडेंट देखने को मिला था। एग्जैक्ट वजह तो किसी को भी नहीं पता था कि क्यों ये मछलियां इतनी बड़ी तादाद में मरकर बीच पर बह रही थी, लेकिन लोकल अथॉरिटीज ने अपनी तरफ से रीजंस बताई हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज ने बोला था कि रिवर में पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से ये मछलियां मर गई हैं। जापान की अथॉरिटीज ने 3 पॉसिबिलिटीज दी हैं जिसकी वजह से ये मछलियां मरी होंगी। पहली तो वही है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मछलियां मर गई होंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बताई है कि ये माइग्रेट करती हुई मछलियां अपने शिकारी एम्बर जैक से जान बचाकर उस पॉइंट तक भागी होंगी कि ये एग्जॉस्ट होकर मर गई होंगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बताई है कि जब ये मछलियां माइग्रेट कर रही होंगी तो नए पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से इन मछलियों को शॉक लगा होगा और ये मर गई होंगी। लेकिन ये सारी की सारी अजम्पशंस हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ इस बारे में। जापान की अथॉरिटीज ने मना किया था कि अपने खाने के लिए इन मछलियों को ना लेके जाना, लेकिन लोगों ने किधर बाज आना है। बहुत सारे लोकल लोगों ने मछलियां उठाकर अपने खाने के लिए रख ली हैं। ये सब तो चल ही रहा था जापान में। फिर सोशल मीडिया पर जापान की एक वीडियो वायरल हो जाती है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है जापान में, वहां से ये न्यूक्लियर वेस्ट को पैसिफिक ओशियन में डाल रहे थे। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब जापान में अर्थक्वेक आया था 9.7 मैग्नीट्यूड का 2011 में, जिसके साथ ही बहुत बड़ी सुनामी भी आई थी, तो ये फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पूरा पानी में डूब गया था। अंदर थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाए हुए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कूलिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं और जो बैकअप जनरेटर्स लगे हुए थे वो भी फेल हो गए थे, तो वो रिएक्टर्स मेल्ट होकर ब्लास्ट हो जाते हैं और सारा पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है। इसके बाद इस पानी को जमा किया जाता है बैरियर्स लगाकर और काफी सारा पानी स्टोरेज टैंक्स में भी जमा किया जाता है। रिएक्टर्स को कूल करने के लिए पानी ही इस्तेमाल होता है। तो इतने सालों से ये नया नया पानी इस्तेमाल करते जा रहे थे और जो वेस्ट पानी होता था उसको जमा करते जा रहे थे। अब इनके पास मजीद वेस्ट पानी के लिए जगह ही नहीं बची थी, तो जापानीज गवर्नमेंट 2020 में ये प्रपोजल देती है कि ये इस वेस्ट पानी को कुछ हद तक साफ करके ओशियन में डालेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जापान ने बोला कि वो अगले 30 साल लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये गंदा पानी पैसिफिक ओशियन में डालेंगे, जिससे सडन चेंज देखने को न मिले। अगस्त 2023 में जापान पहली दफा फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से रेडियो एक्टिव पानी पैसिफिक ओशियन में रिलीज कर देता है, जिससे नेबरिंग कंट्रीज का शदीद रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। चाइना तो इसके रिस्पांस में जापान का सी फूड ही बैन कर देता है। हांगकांग जापान के 9 स्टेट का सी फूड बैन कर देता है। नॉर्थ कोरिया कहता है कि ये जो हरकत जापान कर रहा है ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है। साउथ कोरिया के ऑफिसर्स बोलते हैं कि बजाय जापान का सी फूड बैन करने के हमें सी फूड ही नहीं खाना चाहिए। और साउथ कोरिया में ही लोगों ने जापानीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करते हुए बोला कि समंदर जापान की ट्रैश बिन नहीं है। नेबरिंग कंट्रीज के अलावा फॉरेन एक्सपर्ट्स ने बोला कि अगर ये रिलीज प्लान के साथ गया तो इसका बस ना के बराबर ही इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पर और इंसानी सेहत पर। फिर बदकिस्मती से पानी रिलीज करने के 4 महीने बाद ही ये मछलियों वाला इंसिडेंट हो जाता है। हजारों मछलियां मर गई थी जापान के बीच पर। दुनिया भर से लोग कहने लगे थे कि इतनी सारी मछलियों की मौत इस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के वेस्ट को पानी में डालने की वजह से हुई है, लेकिन जापानीज अथॉरिटी स्ट्रांगली इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के साथ, क्योंकि हाकोडेट बीच और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के दरमियान 600 किलोमीटर
से भी ज्यादा का डिस्टेंस है, तो इसीलिए जापानीज अथॉरिटी ने इस बात से डिनाई कर दिया। अब एक्चुअल में क्या हुआ होगा इन मछलियों के साथ जो ये इतनी बड़ी तादाद में मर गई, एक एक करके इसकी पॉसिबिलिटी को देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है हाइपोक्सिया, यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी। मछलियों का हाइपोक्सिया से मरना बहुत ही कॉमन चीज है। एक्वेरियम में भी अक्सर मछलियां हाइपोक्सिया की वजह से ही मरती हैं, लेकिन समंदर में जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा एल्गी पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं एल्गी बूम, तो जब एल्गी मरती है और डिकम्पोज होती है तो बैक्टीरिया एल्गी को डिकम्पोज करते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसके रिजल्ट में मछलियां मर जाती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है ओशियन वार्मिंग। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो पानी के ऑक्सीजन को होल्ड करने की एबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो मर जाती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन होती है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब के बीचेस वगैरह, इधर कुछ एरियाज में पानी के ऊपर एक अलग सी लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसका अपना ही अलग टेम्परेचर होता है और नमकियात होती हैं। इस लेयर के नीचे जो पानी होता है वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता ही नहीं है। इसके रिजल्ट में नीचे वाली डीप लेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर जो होता है वो आपको भी पता है। चौथी पॉसिबिलिटी है अपवेलिंग और डाउन वेलिंग। ये दोनों ही ओशियन का नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें पानी वर्टिकल फॉर्म में बहता है। अपवेलिंग में होता यह है कि न्यूट्रिशन से भरा पानी डीप ओशियन से सरफेस की तरफ आता है। होता तो ये फायदेमंद ही है, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर सरफेस पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। डाउन वेलिंग दूसरी तरफ सरफेस पर मौजूद ऑक्सीजन से भरा हुआ पानी को सरफेस से डीप ओशियन में लेकर जाती है। ये सारी रीजंस तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से थी फिश के मरने की। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन वाली डिजीज किसी मछली में हो तो वो बहुत तेजी से दूसरी मछलियों में फैलती है और इतने बड़े स्केल पर भी मछलियां मर सकती हैं। इसके साथ साथ नेचुरल इवेंट्स जैसे कि अंडर वाटर वोल्केनो के फटने की वजह से भी मास डाई ऑफ देखने को मिल सकता है। इंसानों का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस मास डाई ऑफ में, जैसे कि हमारा वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओशियंस में ही जाता है और दुनिया भर से न्यूक्लियर प्लांट्स अपना रेडियो एक्टिव वेस्ट समंदर में ही रिलीज करते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होती है। और हो भी सकता है कि मछलियों का ये मास डाई ऑफ इंसानों की हरकतों की वजह से ही देखने को मिला हो। चलो खैर, जो होना था वो हो गया। अब ये 1200 टन मछलियों का जापान करेगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर ये नेचुरल तरीके से मरी हैं तब तो इसको खाया जा सकता है, लेकिन अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस या किसी बीमारी की वजह से मरी हैं तो इसका इंसानी सेहत पर बहुत बुरा असर होगा। इन मछलियों को खाने से मना किया है जापानीज अथॉरिटी ने, क्योंकि उनको वजह नहीं पता इस चीज की। लोकल लोगों को वार्न किया गया है कि ना ही इनको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही फर्टिलाइजर्स के तौर पर, लेकिन लोकल लोगों ने खूब मछलियां जमा कर ली अपने खाने के लिए वार्निंग के बावजूद भी। जापानीज अथॉरिटी ने फैसला किया हम इन सारी मछलियों के इंसिनेशन करेंगे। इंसिनेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल को हम हाई टेम्परेचर में जलाकर डिस्पोज करते हैं। इन मछलियों का मरना तो पता चल ही जाएगा, लेकिन डीप ओशियन में ऐसा काम हो रहा है जिसको साइंटिस्ट आज तक समझ ही नहीं सके। डीप सी में खाने की कमी होने के बावजूद भी जो ऑर्गेनिज्म आपको सरफेस पर दिखते हैं, उन्हीं सेम ऑर्गेनिज्म का साइज डीप ओशियन में 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं डीप सी जाइगेंटिज्म। हालांकि वहाँ पर खाना भी बहुत कम है। इस चीज पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। फिर मिलते हैं गहरे समंदर में उन ऑर्गेनिजम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।